इंडिया में पैशन वर्सेस प्रोफेशन का बहुत सीवियर मिसमैच है। जो आदमी 100 मीटर अच्छा दौड़ सकता है वो अपना प्राइम यूथ ट्रैक पर नहीं यूपीएससी की कोचिंग में लगा देता है, जिसमें उसे कई बार तो कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है, क्योंकि लोगों को बताने के लिए यूपीएससी के पीछे भागना ट्रैक पर भागने से बेटर प्लान लगता है। हम सब है ना स्पोर्ट्स से बहुत प्यार करते हैं, देखने से सबसे ज्यादा, कैजुअली खेलने से उससे कम, लेकिन कॉम्पिटिटिवली परस्यू करने से तो ऑलमोस्ट ना के बराबर। क्योंकि स्पोर्ट्स में जुगाड़ का है ना कोई खास फायदा नहीं होता है। जुगाड़ चलो आपको स्टार्ट लाइन पर तो खड़ा कर भी देगा, लेकिन फिर आप खुद से फिनिश लाइन पर कैसे पहुंचोगे? आपको पता है किसी भी कंट्री में स्पोर्ट्स का एडवेंट कैसे होता है? जब ये 4 कंडीशंस मीट होती हैं। पहली कंडीशन है लोगों की लाइफ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। तीसरी कंडीशन है कि लोगों की लाइफ में कुछ हिस्टोरिक मोमेंट्स होने चाहिए जिनको कि वो चेरिश कर सकें। और चौथी कंडीशन है स्पोर्टिंग आइकॉन्स की, जिनके जैसा लोग बनना चाहें, जिनको लोग एम्युलेट करने की कोशिश करें। तो जिस भी कंट्री में ये चारों कंडीशंस मीट हो जाती हैं वो कंट्री बन जाती है स्पोर्टिंग पावर हाउस। आप किसी भी वर्ल्ड की कंट्री को देख लो, अमेरिका, इंग्लैंड, कोई भी यूरोपियन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, सबके इकोसिस्टम्स ऐसे ही डेवलप हुए हैं स्पोर्ट्स में। लेकिन आज मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव देता हूं कि कैसे इंडिया इस स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में एक अनोमली है। एंड आई विल टेल यू व्हाई इन माय ओपिनियन अगली 2-3 जनरेशन तक इंडिया अपनी मेडल टैली सुधार पाए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैं आज इन चारों कंडीशंस को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही एनालाइज करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की। इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी है $2800। यूएस की पर कैपिटा जीडीपी इंडिया से 40 टाइम्स ज्यादा है और ऑस्ट्रेलिया की 30 टाइम्स ज्यादा। लेकिन अब मैं आपको कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में बताता हूं। कीनिया की पर कैपिटा जीडीपी इंडिया के बराबर है और इथियोपिया की पर कैपिटा जीडीपी इंडिया से 67% कम है। यानी कि इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी इथियोपिया से लगभग 3 गुना ज्यादा है। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि ये अफ्रीकन कंट्रीज इंडिया से कहीं ज्यादा गरीब हैं और इनका इंफ्रा इंडिया से कहीं ज्यादा पुअर। लेकिन आप किसी भी ओलंपिक एडिशन को देख लो, इनकी मेडल टैली इंडिया से हमेशा ज्यादा होती है। और ये अकेली अफ्रीकन कंट्रीज नहीं है ऐसी, हर एडिशन में लगभग 5-6 अफ्रीकन कंट्रीज होती हैं जो कि इंडिया के ऊपर ही रहती हैं। अब ये कंट्रीज क्योंकि इंडिया से फाइनेंशियली भी खराब हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरली भी खराब हैं, तो फिर हम ये कैसे बोल सकते हैं कि पैसे से इतना फर्क पड़ता है? और अगर पैसे से फर्क पड़ता भी है तो मैं आपको एक स्टैट और बताता हूं। इंडिया में 1 मिलियन फैमिलीज हैं जिनकी की नेट वर्थ है एटलीस्ट $1 मिलियन, यानी कि 10 करोड़ रुपया। लेकिन ये पैसा कभी भी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट हुआ ही नहीं। सो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं डालती, लेकिन जितना ज्यादा फर्क आप सोचते हो ना उतना फर्क नहीं डालती है। दूसरी कंडीशन को एनालाइज करते हैं, इंफ्रा वाली। तो इंडिया में एशियन गेम्स हुए थे 1984 में दिल्ली में, और उसके बाद दिल्ली में ही CWG गेम्स हुए 2010 में। तो इस 40 ईयर्स के अंदर दिल्ली में 2 बार नया नया इंफ्रा बना। 1984 में इंफ्रा बना और फिर 2010 में तो और बेटर इंफ्रा बना, बेटर टेक्नोलॉजी वाला। लेकिन अब आप जरा पिछले 40 साल के ओलंपिक्स, CWG और एशियन गेम्स की मेडल टैलीज को देखिए, और आप इसमें ऑब्जर्व करोगे कि बारिंग 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स जो दिल्ली में ही हुए थे, उसके अलावा इंडिया की मेडल टैली बिल्कुल फ्लैट सी रही है। मतलब कि हमने कितना भी इंफ्रा बनाया, दिल्ली में बनाया, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ बनाया, लेकिन वो कभी भी हमारे मेडल टैली में तो ट्रांसलेट हो ही नहीं पाया। तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि इंफ्रा से फर्क नहीं पड़ता, इंफ्रा से डेफिनेटली फर्क पड़ता है। लेकिन जितना आपको लगता है ना कि इंफ्रा हमें पावर हाउस बना देगा, वो एक्चुअली हमें पावर हाउस नहीं बना सकता। और फिर आप एक बार आर्मी को एनालाइज करो, आर्मी में तो इतना अच्छा इंफ्रा होता है ना, आर्मी में तो सारी फैसिलिटीज होती हैं, बट क्या आर्मी के एंड से भी वो मेडल्स में ट्रांसलेट हुआ? नहीं। आज की तारीख में हर शहर में हर स्पोर्ट की ढेरों अकेडमीज हैं, पर उन अकेडमीज में पता है आपको कौन दिखता है? 2 तरह के लोग। पहले लोग तो वो जो अपनी फिटनेस पे काम करना चाहते हैं, उन्हें कॉम्पिटिटिवली खेलने से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए खेल रहे हैं। और दूसरे वो बच्चे खेलते हैं जिनको उनके ड्राइवर्स लेके आते हैं, जिनके पेरेंट्स उन्हें भेज देते हैं कि भाई जाओ और थोड़ा टाइम पास करके आओ और हमें भी थोड़ा चैन दो। और वो भी मेडल्स नहीं जीत रहे, क्योंकि ना तो उनमें इच्छा है, ना उनमें वो कॉम्पिटेंस डेवलप हो रही है। लेकिन जो एक्चुअली मेडल्स जीत सकते हैं, जो कॉम्पिटिटिवली परस्यू कर सकते हैं स्पोर्ट्स, यूथ, वो उन अकेडमीज में दिखते ही नहीं है। एंड इट इज वेरी शॉकिंग कि स्पोर्ट्स हमारी कंट्री में बिजनेस तो बन चुका है,
लेकिन वो लाइफ को अपलिफ्ट करने का तरीका नहीं बन पाया। मतलब इट इज बियॉन्ड शॉकिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है। थर्ड पॉइंट कि कुछ स्पोर्टिंग हिस्टोरिक मोमेंट्स होने चाहिए जिनको कि लोग चेरिश कर सके उनके हो जाने के बाद भी। तो जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हो, 7 स्ट्रेट ओलंपिक्स तक इंडिया को हॉकी में गोल्ड मेडल मिला था। मतलब अपने टाइम में मेजर ध्यानचंद और कैप्टन रूपचंद तो आर्ग्यूएबली वर्ल्ड के बेस्ट हॉकी प्लेयर्स थे। मेजर ध्यानचंद ने एक सिंगल ओलंपिक मैच में 8 गोल्स मारे थे और कैप्टन रूपचंद ने उसी मैच में 10 गोल्स मारे थे, और ये दोनों रिकॉर्ड्स हैं। तो मेरा पॉइंट ये नहीं है कि हमारे पास हिस्टोरिक मोमेंट्स नहीं रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि ये इंडिया की यूथ को कोई भी इमेजिनेशन को कैप्चर कर ही नहीं पाए। इनफैक्ट मैं आपको एक और बहुत ही स्ट्रेंज कोइंसिडेंस बताता हूं। आप इसको ऑब्जर्व करके देखना कि जो कॉन्टैक्ट टीम स्पोर्ट्स होते हैं ना, इंडिया उससे बहुत दूर ही रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, रग्बी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इंडिया इन सब से दूर रहता है। लेकिन जो टीम स्पोर्ट है नॉन कॉन्टैक्ट वाले, इंडिया उनमें एक्सेल करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट। अब ऐसा क्यों होता है इसे तो हम किसी और वीडियो में एनालाइज करेंगे, लेकिन आपको यह पॉइंट इसलिए बताने के लिए है कि इंडिया की यूथ पता नहीं इन चीजों को कैप्चर कर ही नहीं पाती, जबकि ये इतने बड़े हिस्टोरिक मोमेंट्स थे कि इसको हमेशा चेरिश किया जाना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन कि जो स्पोर्टिंग आइकॉन्स होते हैं वो अपने देश में है ना उस स्पोर्ट को खड़ा कर देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये कभी नहीं हो पाया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मिल्खा सिंह का। 1960 के ओलंपिक्स में मिल्खा सिंह 400 मीटर्स में ब्रॉन्ज जीतने से बस बहुत थोड़ा सा चूक गए थे। उस समय मिल्खा सिंह का जो नेशनल रिकॉर्ड था उसमें और वर्ल्ड रिकॉर्ड में सिर्फ 0.8 सेकंड्स का फर्क था। लेकिन आज 400 मीटर्स का जो इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड से लगभग 2 सेकंड्स पीछे है। दूसरा एग्जाम्पल है पीटी उषा का। 1984 के ओलंपिक्स में बिल्कुल मिल्खा सिंह की तरह ही पीटी उषा भी ब्रॉन्ज मेडल से 1/100th ऑफ अ सेकंड से चूक गई थी। उस समय वो वर्ल्ड रिकॉर्ड पेस से लगभग 2 सेकंड्स पीछे थी। पर आज की तारीख में हमारा जो नेशनल रिकॉर्ड है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड पेस से 5 सेकंड्स पीछे है। आपको इसका रीजन पता है क्या है? कि 40 साल के अंदर पीटी उषा का वो रिकॉर्ड 400 मीटर हर्डल्स का टूट ही नहीं पाया। ये कितनी शर्म की बात है। जो चीज उस समय सिर्फ 2 सेकंड पीछे थी वर्ल्ड रिकॉर्ड से, आज 5 सेकंड पीछे है। इनके अलावा भी स्पोर्टिंग आइकॉन्स रहे हैं, कर्णम मल्लेश्वरी, अभिनव बिंद्रा, लेकिन इनके अचीवमेंट्स कभी रेप्लिकेट हो ही नहीं पाए। एंड आई डोंट थिंक यूथ एक्चुअली मोटिवेट होना चाहता भी है, उसको स्पोर्टिंग आइकॉन्स अच्छे लगते भी हैं। देखो ये बोलना बहुत आसान है कि भाई इंडिया का इंफ्रा खराब है, या फिर हमारी स्पोर्ट्स की गवर्निंग बॉडीज को चलाते हैं नेता जिन्हें स्पोर्ट्स के बारे में पता ही क्या है। बट मैं आपको बताता हूं इसका एक्चुअल रीजन, जो हो सकता है आपको खराब लगे। देखो मुझे तो लगता है कि इंडिया में जो फॉरेन रूल हुआ था ना 300-400 साल का, हम लोग उसके आफ्टर इफेक्ट्स को अभी भी फील कर रहे हैं। जैसे जब भी कोई अर्थक्वेक आता है ना तो उसके आफ्टर शॉक्स 3-4-5 दिन तक आते रहते हैं। उसी तरह इंडिया में भी आज वो फॉरेन रूल के आफ्टर इफेक्ट्स हमें अभी भी फील हो रहे हैं। देखो इंडिया में है ना 2 तरह के लोग होते हैं। पहले तो वो हैं जो हैं चेंड अपने रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, और दूसरे वो हैं जो पुराने सिस्टम के खिलाफ कर रहे हैं बगावत। यानी पहले वाले तो सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ज्यादा उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, और दूसरे वाले पुराने सिस्टम्स को तो ब्रेक कर चुके लेकिन वो नए सिस्टम्स को नहीं बना पा रहे। उस 300-400 साल के फॉरेन रूल ने पता है हम लोग को क्या दिया? उस रूल ने हमको दिया सर्विस माइंडसेट। यानी कि हमें अच्छी कंपनीज में अच्छी सैलरी पे काम करना है, लेकिन अपनी कंपनी नहीं खोलनी। देखो पहले हमें मुगल्स ने रूल किया, फिर हमें अंग्रेजों ने रूल किया, और इन्होंने हमें बहुत ही ढंग से सिखा दिया कि भैया अतिथि देवो भव। और हम ये रियलाइज ही नहीं कर पाए कि हम सबकी जो लाइफ में चलता है एटीट्यूड है ना, वो इस सर्विस माइंडसेट का ही रिजल्ट है। हम है ना हमेशा लोगों को खुश करने में रहते हैं। मतलब आप मुझे खुद बताओ, क्या इंडिया में खेल का कोई हिस्ट्री नहीं थी? हमने हॉकी या हमने क्रिकेट क्यों खेलना शुरू किया? जो हमारे पुराने गेम्स थे उनको ही खेलते रहते हैं। हमने अंग्रेजों को खुश करने के लिए हॉकी और क्रिकेट को खेलना शुरू किया और अपने पुराने गेम्स को भूल गए हम। एंड दैट इज वाई हम लोग पहले हॉकी में खेलते रहे, जब हॉकी खेलते रहे तो क्रिकेट में कुछ नहीं कर पा रहे थे, और जब हमने हॉकी खेलना बंद किया फिर हमने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, और अब क्रिकेट खेल रहे हैं तो फिर कुछ और नहीं कर पा रहे। मतलब मैं ये समझ ही नहीं पाता कि अगर आप अपने फुल पोटेंशियल को रीच ना कर पाओ तो हाउ इज दैट ओके? अगर आप जो डिजर्व करते हैं उससे कम पर सेटल हो गए तो वो सही कैसे है? अनफॉर्चुनेटली लोग स्पोर्ट्स को भी है ना एक नौकरी ढूंढने का जरिया समझते हैं। मतलब थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं, और फिर रेलवेज में नौकरी मिल ही जाएगी तो आराम से नौकरी करेंगे, क्या प्रॉब्लम है? देखो स्पोर्ट्स खेलने से पहले आपको स्पोर्ट्स को ढंग से समझना पड़ेगा।
अच्छा मुझे ये बताओ, आपको पता है कि स्पोर्ट्स खेलने वाले अपनी लेटर लाइफ में एंटरप्रेन्योर्स कैसे बन जाते हैं? क्योंकि उनके पास पैसा है? नहीं, लोग एथलीट्स बनते तभी हैं जब वो अपने सर्विस माइंडसेट को पीछे छोड़ देते हैं। देखो, आपको पता है स्पोर्ट्स एथलीट्स में और एंटरप्रेन्योर्स में ना इनका एक कॉमन डीएनए होता है। उनकी कुछ क्वालिटीज बिल्कुल कॉमन है। हार्ड वर्क, एक्सट्रीम हार्ड वर्क, पेशेंस और परसीवरेंस, ये तीनों क्वालिटीज एंटरप्रेन्योर्स और स्पोर्ट्समैन में कॉमन है। देखो यार, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी और एक बेसिक इंफ्रा भी बन जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जो सबसे जरूरी चीज है एक बेस, वो बेस कैसे बनेगा? क्योंकि बेस तो हमें ही बनाना है, और अगर हम उसके लिए ट्रेन नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, एफर्ट्स नहीं मारेंगे, तो वो बेस तो कभी तैयार नहीं होगा। अगर मान लो आज 1 लाख यूथ को ऑस्ट्रेलिया भेज भी दिया जाए, वहां जाके वो एडवांस ट्रेनिंग लेंगे, कॉम्पीट करेंगे, तो आपको लगता है वो वहां सस्टेन कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो लोग है ना अपने बेस पर अर्ली चाइल्डहुड से काम करते हैं, जो कि हमारे यहां तो मिसिंग है। आपको पता है इंडियंस बेस्ट किस चीज में होते हैं? पॉलिटिक्स को डिस्कस करने में। पॉलिटिक्स करने में नहीं, गॉसिप करने में। बट अगेन, ये मेरा पर्सपेक्टिव है एंड इट कैन बी रॉन्ग। अगर आपको ये गलत लगा, अगर आपको लगता है कि मेरे पर्सपेक्टिव में कमी है, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे दोबारा किसी और वीडियो में मिलूंगा। तब तक अपना ध्यान रखो। गुड डे, गुड लक।